મહેંદી તે વાવી માંડવેને એનો રંગ ગયો ગુજરાત રે મહેંદી રંગ લાગ્યો વાટી ઘૂટીને ભર્યા વાટકાને ભાવી રંગો તમારા હાથ રે મહેંદી રંગ લાગ્યો રે हेलो स्टूडेंट्स नहीं 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 मैं सेंट्रल टेंडेंसी नहीं पढ़ा रहा हूँ वी आर ऑन नेक्स्ट चैप्टर विच इज डिस्पर्जन लेकिन उसका भी टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है गरबा से सो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया एक अच्छे से गरबे से अच्छा ये इमेज आप लोगों ने मेरे लास्ट लेक्चर में देखा था जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी क्या है वो समझाने के लिए मैंने यूज किया था आज वापस से डिस्पर्जन समझाने के लिए भी मैं ये इमेज यूज कर रहा हूँ एंड व्हाई आई एम यूजिंग द सेम इमेज बिकॉज central tendency and dispersion both the concepts are very near to each other तो जिस पॉइंट से आप सेंट्रल टेंडेंसी समझे हो उसी पॉइंट से डिस्पर्जन समझाने के लिए मैं आज ये इमेज यूज कर रहा हूँ जस्ट अ क्विक रिवीजन के यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ये बीच वाला पंडाल जो है दैट इज योर सेंटर पॉइंट और उसके आजू बाजू जो लोग खेल रहे हैं गरबा ये सारे काफी सारे लोग हैं जो गरबा खेल रहे हैं और ये सारे लोगों का एक एवरेज हमने फाइंड किया था कि इन सब का एक सेंटर पॉइंट क्या बनता है और वो सेंटर पॉइंट हमें मिल रहा था ये पंडाल एंड दैट इज हाउ यू वेर कैलकुलेटिंग सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिक हमारा माइंडसेट ये था कि भैया जो सेंटर पॉइंट है वो फाइंड करना दैट इज जो सेंट्रल टेंडेंसी लेकिन डिस्पर्जन में थोड़ा कंसेप्ट चेंज होता है डिस्पर्जन में क्या होगा कि यू विल बी गिवन दिस सेंटर पॉइंट एंड ये डेटा भी आपको दिया होगा ठीक है सो नाउ यू हैव सेंटर पॉइंट एंड यू हैव डेटा और उसके ऊपर से आपको पूछा जाएगा कि ये जो डेटा है इस डेटा से सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस है अलग अलग डेटा से सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली हर डेटा से सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग होगा तो ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का एवरेज फाइंड करो दैट इज योर डिस्पर्जन अच्छा डिस्पर्जन को नॉर्मल लैंग्वेज में बात करो तो इट इज डिफरेंस या डिस्टेंस जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ठीक है सो बेसिकली वी नीड टू फाइंड द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ईच डेटा एंड द सेंटर पॉइंट दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी ठीक है तो हर डेटा और सेंटर पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उन अलग अलग डिस्टेंस का एक एवरेज फाइंड करना दैट इज योर डिस्पर्जन चलो इसी कंसेप्ट को एक और अलग एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं मान लो कि ये चिंटू का घर है और ये अपना यूएल क्लास है जहां पे चिंटू पढ़ता है अब जब नया नया वो नया नया जब उसने क्लास ज्वाइन किया तो वो घर से निकलता था और इस रास्ते पे वो यूएल क्लास पे पहुंचता था ये रास्ता जो है वो रास्ता है 2 किलोमीटर का तो वो 2 किलोमीटर ट्रैवल करता था और यूएल क्लास पे पहुंचता था लेकिन फिर जब वो क्लास में आया तो थोड़े फ्रेंड्स बने थोड़ा ग्रुप बना स्कूल का ग्रुप था तो इन सबके साथ वो थोड़ा घूमने फिरने लगा और वो कॉलेज में आ गया था तो वो मतलब स्वैग था कि अब मैं कॉलेज में हूँ तो मैं घूमने जा सकता हूँ फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर सकता हूँ और वो वही माइंडसेट में था सो धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले 2-3 दिन तो इसी रास्ते घर पे गया और घर से क्लास पे गया लेकिन फिर फ्रेंड्स बने ग्रुप बना तो अब वो घर से निकलता था फ्रेंड्स के साथ घूमने जाता था और फिर क्लास के टाइम पे क्लास पे पहुंचता था तो जो 2 किलोमीटर का रास्ता था नाउ ही वाज ट्रैवलिंग 3 किलोमीटर्स टू रीच टू द क्लास फिर एक और दिन वो थोड़ा और ज्यादा घूमने गया तो 3 किलोमीटर की जगह पे ही ट्रैवल्ड 5 किलोमीटर्स फिर एक और दिन वो थोड़ा ज्यादा घूमने गया तो ही ट्रैवल्ड say for example 7 kilometers तो here we are talking about 3 days पहला दिन था जब वो 3 किलोमीटर से गया दूसरा दिन था जब वो 5 किलोमीटर घूम के गया और तीसरा दिन था जब वो 7 किलोमीटर घूम के गया मतलब कि जो हमारा डेटा है उससे वो कितना डेविएट हुआ तो पहले दिन पे वो डेविएट हुआ था 1 किलोमीटर सेकेंड डे पे वो डेविएट हुआ था 2 किलोमीटर की जगह पे 5 किलोमीटर घूम के गया यानी कि 3 किलोमीटर डेविएट हुआ था
फिर नेक्स्ट डे को 2 किलोमीटर की जगह 7 किलोमीटर घूम के गए, यानी कि ही वॉज डेविएटेड बाय 5 किलोमीटर्स, राइट। तो 3 दिन की बात की हमने और 3 दिन में वो इतना ज्यादा डेविएट होकर गया, मतलब कि इफ आई टॉक अबाउट 3 डेज, तो 3 डेज में वो 1 + 3 + 5 यानी कि टोटल 9 किलोमीटर डेविएट हुआ है। मतलब कि रोज का एवरेज वो कितना डेविएट हुआ था, तो रोज का एवरेज वो 3 किलोमीटर डेविएट हो रहा था फ्रॉम हिज ओरिजिनल वे। और ये हमने जो फाइंड किया, this is your dispersion. I hope you are clear about this concept. So let's jump to the notes. Meaning, dispersion means average scatteredness. अच्छा, scatteredness का मतलब क्या हुआ, तो distance scattered यानी कि दूर रहना, डिस्टेंस रहना, तो एवरेज डिस्टेंस कितना है ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बेसिकली दे आर सेइंग कि xi फ्रॉम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, सेंट्रल टेंडेंसी में हमने सिर्फ मीन नहीं देखा है, पर यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मीन, बट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन के अलावा मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल, ये सारी चीजें फाइंड की है। तो वो सारी चीजों का भी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, बट हियर जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट आई एम राइटिंग मीन, ठीक है। सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम मीन इज कॉल्ड डिस्पर्जन, या तो फिर सेंट्रल टेंडेंसी से उसका डिस्टेंस देखो तो दैट इज योर डिस्पर्जन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन। सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन, वन इज एब्सोल्यूट डिस्पर्जन एंड सेकंड इज रिलेटिव डिस्पर्जन। अच्छा, ये एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में क्या आएगा, रिलेटिव डिस्पर्जन में क्या आएगा, इस चीज का कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना जरूरी है, बिकॉज इसके ऊपर एग्जांपल्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसके ऊपर एमसीक्यूज में भी बहुत स्कोप है, बहुत कुछ पूछ सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड व्हाट इज रिलेटिव डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में 4 चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, वन इज रेंज, सेकंड इज क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड इज मीन डेविएशन एंड फोर्थ इज स्टैंडर्ड डेविएशन। और इन सबका रिलेटिव मेजर भी हमें मिलेगा विच इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, यानी कि रेंज का रिलेटिव मेजर इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। जब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर साथ में देखेंगे। तो सबसे हमने मान लो कि पहले हमने रेंज का टॉपिक पकड़ा, तो रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इन दोनों का फॉर्मूला, उसके ऊपर से एग्जांपल, देन विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। So absolute is quartile deviation, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, दैट इज योर रिलेटिव मेजर। फिर मीन डेविएशन, तो उसका रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर से ही आप वेरिएंस फाइंड कर सकते हो, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग जब स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तब डिस्कस करेंगे, और उसका रिलेटिव मेजर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जस्ट वन थिंग, ये जो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन में बोला जाता है मीन डेविएशन, पर उसमें आप मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन एंड मोड डेविएशन, बेसिकली मीन, मीडियन, मोड तीनों का डेविएशन देखोगे, उसको बोला जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे यूज होने वाली है। सो बेसिकली दिस इज योर चैप्टर, ये 4 चीजें एंड योर चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है। कुछ नोट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो दिस, और ये नोट्स आपको एग्जांपल्स में काम लगेगी, ऊपर से एमसीक्यू में भी बहुत काम आएगा ये नोट्स। चलो देखो नोट्स, currently we are talking about absolute dispersion. So absolute dispersion में it is actual deviation from central tendency. So central tendency is actual deviation, that means they are saying that xi minus x bar, this is your actual deviation, मतलब कि central tendency is x bar, तो उससे actually कितना दूर है observation, that is your actual deviation। बट फिर नोट मतलब रिलेटिव में नोट्स देखो तो उसमें क्या बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन, तो x माइनस एक्स बार अपॉन एन आपने जो फाइंड किया था वो मिल गया आपका एब्सोल्यूट डेविएशन, और उसको डिवाइड बाय वापस से मीन करोगे, डिवाइड बाय सेंट्रल टेंडेंसी, सो दिस विल गिव यू रिलेटिव मेजर। फॉर्मूला अभी याद नहीं रहता चलेगा, जस्ट कंसेप्ट याद रखो कि एब्सोल्यूट में एक्चुअल डेविएशन फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी, जबकि रिलेटिव में इट इज एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइड बाय सेंट्रल टेंडेंसी करना पड़ेगा। सो इन दिस केस द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दिस, सेंट्रल टेंडेंसी डिवाइड होता है, याद रखना। सेकेंड नोट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत हाई है, वो ये है कि एब्सोल्यूट मेजर्स जो है वो एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट, यानी कि मान लो कि मीन का वैल्यू जो आपको दिया है या फिर एक्सआई के जो वैल्यूज दिए हैं वो केजीज में है, तो एब्सोल्यूट का आंसर भी आपका केजीज में ही आएगा। लेकिन
अगर हम लोग रिलेटिव की बात करें तो चाहे मीन का वैल्यू आपको केजी में दिया हो, बट फाइनल आंसर या तो रेशियो में आएगा या तो परसेंटेज में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल यूनिट्स नहीं लगेंगे। सो दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल चैप्टर। नाउ लेट्स जंप टू रेंज। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ रेंज, और आज का लेक्चर बहुत इजी रहने वाला है। रेंज इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक इन द होल स्टैटिस्टिक्स ऑफ एफआई बीकॉम। इट इज वेरी इजी। आपने मोड देखा था, उससे भी ज्यादा इजी कंसेप्ट है रेंज, और वही आज हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। व्हाट इज रेंज? तो अगर आप कोई चीज परचेस करने जाते हो, से फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन परचेस करने गए, तो मोबाइल फोन जब परचेस करने जाते हो, शॉप वाले को पूछते हो कि मुझे मोबाइल फोन दिखाओ, तो शॉप वाले का पहला क्वेश्चन क्या होता है? सर व्हाट इज योर रेंज? आपकी रेंज क्या है? व्हाट इज योर बजट? व्हाट इज योर रेंज? इसका मतलब क्या है कि भी आप कितने रुपए से कितने रुपए के अंदर मोबाइल फोन देख रहे हो, एंड योर आंसर कैन बी 15,000 टू 20,000 और 10,000 टू 15,000 या फिर 25,000 टू 30,000। सो आप एक रेंज बोलते हो। यू कैन नॉट से 27,350 रुपीज का एक मोबाइल फोन दिखा, वो चीज आप नहीं बोलते। आप बोलते हो 25 से 30 हजार में दिखा, फिर वो अलग अलग मॉडल्स दिखाएगा जिसका प्राइस इससे आसपास या 25 से 30 हजार के बीच में प्राइस होगा। सो दैट इज रेंज। ठीक है, तो एक मिनिमम अमाउंट आप बोलते हो कि भैया 25 हजार से कम वाला मत दिखा, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और एक मैक्सिमम अमाउंट बोल देते हो कि भैया 30 हजार से ज्यादा वाला मत दिखा, उतना बजट नहीं है। सो मुझे जो फोन चाहिए वो मिनिमम 25 हजार, मैक्सिमम 30 हजार वाला चाहिए, दैट इज माई रेंज। तो मैंने रेंज दिया 5,000 रुपए का, यानी कि 30,000 minus 25,000 is my range, which is 5,000. So basically this is the concept of range. चलो इसका फॉर्मूला देखते हैं। रेंज को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं R. So R equals to XH minus XL. Now what is XH? तो XH is highest observation, XL is the lowest observation. और फिर उसका कोएफिशिएंट यानी कि रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज देखते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो XH माइनस XL जो हमने देखा वही चीज न्यूमरेटर में यूज किया, डिवाइड बाय XH प्लस XL करना है, यानी कि न्यूमरेटर में माइनस होगा, डिनोमिनेटर में प्लस होगा, एंड दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ये दो नोड्स है, वो दो नोड्स में एक है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का नोड्स और दूसरा है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का नोड। आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं क्वार्टाइल डेविएशन, और क्वार्टाइल डेविएशन में रॉ डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के एग्जांपल्स देख लेंगे, प्लस एमसीक्यू के रिलेटेड भी एक दो एग्जांपल्स है जो शॉर्ट एग्जांपल्स में कंसीडर किए जा सकते हैं, तो वो एग्जांपल्स भी आज हम लोग कवर करेंगे, और आज के ही दिन में हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन का पूरा टॉपिक खत्म करने वाला है। सो बहुत ध्यान से देखना ये लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम जो है इट इज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, अच्छा इसका थोड़ा हम लोग ब्रेक करके देखते हैं। सेमी का मतलब होता है जनरली 1/2 यानी कि हाफ। इंटर क्वार्टाइल रेंज, सो बेसिकली इट इज अ रेंज ऑफ क्वार्टाइल्स। ठीक है, वी नो दैट देयर आर 3 क्वार्टाइल्स, Q1, Q2 एंड Q3, एंड जब रेंज फाइंड करते हैं तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू करते हैं, जो हमने कल के लेक्चर में देखा था। तो हाईएस्ट वैल्यू इन दिस 3 quartiles, the highest value is Q3 which is XH and the lowest value is Q1 which is XL। तो बेसिकली जब हम लोग XH माइनस XL करते थे was the formula of range। so यहाँ पे क्वार्टाइल के लिए रेंज क्या बनेगा? so it is Q3 minus Q1। so this is the range for quartile, और इस रेंज को बोला जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज विच इज Q3 माइनस Q1। और फिर जब इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसको बोला जाएगा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज विच इज योर एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। यानी कि ये QR जो है इज बेसिकली कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। So I think you are clear now what is quartile deviation, how its formula is formed, plus this name semi interquartile range। अच्छा, it is important that you remember this name because कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि फाइंड क्वार्टाइल डिवीजन, क्वेश्चन ये दिया होता है कि फाइंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज तो कभी सुना ही नहीं, याद ही नहीं है कैसे कैलकुलेट करना है, एंड दे डोंट कैलकुलेट द एग्जाम्पल। आता सब कुछ है बट सिर्फ ये नाम समझ में नहीं आया, इसकी वजह से एग्जाम्पल नहीं कर पाए। तो याद रखना कि ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को ही क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं।
और जब इसमें से सेमी वर्ड निकाल देते हैं तो हमें क्या मिलता है, इट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी कि सिर्फ डिवाइड बाय 2 नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट मेजर, जो हमने कल देखा था कि देयर वर टू मेजर्स, वन इज एब्सोल्यूट एंड सेकंड इज रिलेटिव मेजर। तो ये हो गया क्वार्टाइल्स का एब्सोल्यूट मेजर व्हिच इज क्वार्टाइल डेविएशन। एंड नाउ वी आर लुकिंग एट द रिलेटिव मेजर ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन व्हिच इज कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसका फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस वन अपॉन Q3 प्लस वन। अब यहाँ पे डिवाइड बाय 2 निकल जाता है, इट इज जस्ट Q3 माइनस वन अपॉन Q3 प्लस वन। जैसे हम लोग रेंज में करते थे, रेंज का एब्सोल्यूट रेंज का फॉर्मूला था XH माइनस XL, और फिर डिवाइड किया था कोएफिशिएंट के लिए XH प्लस XL। तो यहाँ पे भी वही है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, and that is coefficient of quartile deviation। तो ये इतने ही फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन में, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है। एंड अगर आपको सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला वगैरह देखा था, रॉ डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, उसका कैलकुलेशन अच्छे से आता है, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। आज हम लोग टॉपिक जो लेने वाले हैं वो है मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन में मीन वर्ड का मतलब होता है एवरेज, एंड डेविएशन मतलब कि डिफरेंस। तो एवरेज से अपने जो ऑब्जर्वेशंस है वो कितने दूर है वो फाइंड करना इज बेसिकली मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में तीन तरीके के एग्जांपल्स आप देखोगे, जिसमें पहला एग्जांपल होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जैसे सेंट्रल टेंडेंसी में हमने तीन चीजें देखी थी, वन वाज मीन, सेकंड वाज मीडियन एंड थर्ड वाज मोड, जो हम लोग ये मीन डेविएशन में देखने वाले हैं। अब जब मैं बोल रहा हूं मीन डेविएशन, तो इट इज ऑलवेज read एज मीन डेविएशन फ्रॉम, और फिर हम लोग बोलते हैं कि भैया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। ये कभी नहीं बोला जाएगा कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, नहीं। अगर मीडियन से भी डेविएशन फाइंड कर रहे हो तो उसको बोला जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अगर मोड से भी हम लोग डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, या अगर मीन से भी हम लोग डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो भी उसको बोला जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, तो ये याद रखना कि चाहे मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, इस मेथड का नाम मीन डेविएशन ही है। और फिर उसके पीछे हम लोग लिखते हैं कि भैया मीन डेविएशन फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम मीन, फ्रॉम मोड या फ्रॉम मीडियन। सो दैट इज हाउ दिस टॉपिक इज, जिसमें से ये पहला जो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये चीज आप 11th स्टैंडर्ड में देख कर आए हो, लेकिन बाकी के दो चीजें जो है मीडियन एंड मोड, दैट इज न्यू फॉर यू। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की पहले बात कर लेते हैं। तो अगर रॉ डेटा होगा, रॉ डेटा यानी कि सिर्फ xi आपको दिया जाएगा, सिर्फ फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो अगर सिर्फ xi दिया जाता है तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला व्हिच इज समेशन और सिग्मा इन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार। मॉड्यूलस का काम क्या होता है, आई नो यू नो इट, बट जस्ट टू रिवाइज द कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई नंबर को मॉड्यूलस में लिखा हुआ है तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है, चाहे फिर वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो। यानी कि अगर मैंने मॉड्यूलस में -2 लिखा है तो भी इसका आंसर 2 मिलेगा, अगर मॉड्यूलस में मैंने +2 लिखा है तो भी उसका आंसर 2 ही मिलेगा। यानी कि किसी भी नंबर को मॉड्यूलस में डालो, बाहर आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। और इसीलिए ये जो डेटा है हम लोग मॉड्यूलस में लिख रहे हैं। सो सिग्मा x माइनस एक्स बार इन मॉड्यूलस डिवाइड बाय n विल गिव यू द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ओके, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं बोला, यहाँ पे बोला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में विल कवर बोथ विच इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या था, xi एंड fi आपको दिया जाता था, या तो फिर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी जहां पे आपको क्लासेस एंड fi दिया जाता था। तो ये दोनों केसेस को बोल सकते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जहां पे भी या तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है या तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है, ऐसा कोई एग्जांपल दिखता है तो विल यूज दिस फॉर्मूला, जिसमें ओरिजिनल रॉ डेटा के फॉर्मूला से सिर्फ एक ही चीज एडिशनल लगाई गई है, विच इज
एफ विच इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर आप रॉ डेटा का फॉर्मूला कंपेयर करो तो यहां पे सिर्फ एक ही चीज एडिशनल है विच इज फ्रीक्वेंसी। लास्ट इज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट के बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेट्स सी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियन। पहले हमने बात किया था मीन डेविएशन अबाउट मीन, और मीन का बात किया था तो हमने x बार यूज किया था। नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियन तो वी विल यूज m। बस इतना ही फर्क है फॉर्मूला में। अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन होता तो मीन यूज करते, अगर मीडियन है तो विल यूज मीडियन, और वैसे ही अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मोड है तो हम लोग फॉर्मूला में मोड यूज करेंगे। दैट्स इट। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले फॉर्मूला में भी उतना ही फर्क होगा, जैसे कि एक फ्रीक्वेंसी हमने एडिशनल ले ली और मीन की जगह पे मीडियन यूज किया, फ्रीक्वेंसी एडिशनल ले ली और मीन की जगह पे हमने मोड यूज कर लिया। सो इतना ही इसमें डिफरेंस होता है, बाकी का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कोएफिशिएंट की। तो ये जो रॉ डेटा एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन हमने देखा, दिस इज एब्सोल्यूट नंबर्स, लेकिन एब्सोल्यूट के साथ रिलेटिव नंबर्स भी हमें देखने पड़ेंगे। याद करो जब हमने रेंज देखा था तो रेंज था, फिर दूसरा था कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। वैसे ही जब क्वार्टाइल्स देखा था तो क्वार्टाइल डेविएशन था, उसके बाद था कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो उसी तरीके से अब हम लोगों ने देखा मीन डेविएशन, तो उसका रिलेटिव मेजर इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या है? तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से आपने जो मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड किया वो हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिवाइड बाय मीन। दिस विल गिव यू कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अगर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन होता तो हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, यानी कि ये वाला फॉर्मूला अगर रॉ डेटा है, अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी या कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी है, तो इस वाले फॉर्मूला से आपने जो नंबर फाइंड किया उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिखते और डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते मीडियन। एंड मीन डेविएशन अबाउट मोड जो है उसमें रॉ डेटा से, अगर रॉ डेटा है तो इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, या तो फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी या कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपने जो मीन डेविएशन अबाउट मोड फाइंड किया है उसको न्यूमरेटर में लिखते, डिवाइड बाय मोड विल गिव यू कोएफिशिएंट्स, दैट इज रिलेटिव मेजर्स ऑफ मीन डेविएशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द डिफरेंस बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा बहुत मीन डेविएशन के बारे में रिवाइज भी करेंगे और देखेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में मीन डेविएशन कहाँ पे यूज होता है, एंड देन विल कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड डेविएशन कि अगर वही सिचुएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन कब यूज होता है और क्यों यूज होता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो कि आपको इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन अपॉइंट कर दिया गया। सो नाउ यू आर अ कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम और आपने अपना स्क्वाड, अपनी टीम सिलेक्ट कर ली है, लेकिन सिर्फ एक प्लेयर बाकी रह गया है। और एक प्लेयर को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज हमारे बड़ौदा का प्राउड मिस्टर हार्दिक पांड्या। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या एक पहला ऑप्शन है आपके पास कि ही इज वेरी गुड प्लेयर, काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है अलग अलग क्रिकेट मैचेस में। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। बट द सेकेंड ऑप्शन इज विराट कोहली, इज प्राउड ऑफ द नेशन, काफी अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आई नो इट इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। इन दोनों में से कोई भी प्लेयर अगर खड़ा रहता है कि मुझे खेलना है तो कभी उनको हम लोग रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, लेट्स अज्यूम दैट यू आर द कैप्टन, नॉट विराट कोहली, एंड यू वांट टू सिलेक्ट वन प्लेयर एंड यू हैव जस्ट टू ऑप्शंस। अब आपने जो टीम सिलेक्ट किया था उसमें अच्छे से बॉलर आपने सिलेक्ट कर दिए है, सो यू डोंट नीड बॉलर्स। ऑलराउंडर्स भी सिलेक्ट कर लिए हैं तो फील्डर्स की भी कमी नहीं है। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन अ गुड बैट्समैन। कौन सा बंदा अच्छा बैट्समैन रहेगा वो हमें सिलेक्ट करना है। और उसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों की पिछली 5 मैचेस के स्कोर हमने लिए कि इन दोनों ने पिछली 5 मैचेस में क्या परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले हार्दिक पांड्या की बात करते हैं। ही इज वेरी हार्ड हिटर, काफी अच्छा बैटिंग करते हैं और जब बैटिंग करने के लिए उतरते हैं और मूड में होते हैं तो सारे बॉलर्स को धो डालते हैं। उनको हिटिंग इज द मेन पॉइंट ऑफ हिज बैटिंग। तो 5 मैच का उनका स्कोर था, जिसमें पहला मैच जो हमने लिया उसमें उन्होंने 80 रन किए थे,
देन 20, देन 65, 50, 35, इस तरीके से उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उसके सामने विराट कोहली की बात करते हैं, वो बहुत सोच समझ कर क्रिकेट खेलते हैं। जब भी पिच पे होते हैं लंबे लंबे शॉट्स नहीं लगाते, ग्राउंड शॉट्स ही लगाते हैं और उसमें फोर्स लेते हैं, दौड़ के रन लेते हैं, एंड सो हिज स्कोर इज एज अबाउट कि जहां पे 60 रन, 40 रन, 55, 50 एंड 45 रन। सो दिस इज द स्कोर्स ऑफ दिस टू प्लेयर्स। जहां पे पहली मैच में हार्दिक पांड्या ने 80 रन लगाए थे, विराट कोहली ने सिर्फ 60 रन लगाए थे, 20 रन कम थे कंपेयर टू हार्दिक पांड्या। सेकेंड मैच में लेकिन हार्दिक पांड्या जल्दी आउट हो गए थे एंड ही स्कोर्ड ओनली 20 रन, जबकि विराट कोहली ने वहां पे भी टफ सिचुएशन में 40 रन स्कोर किए थे। नेक्स्ट मैच में हार्दिक पांड्या ने 65 रन स्कोर किए थे। इट वाज अ गुड एटमॉस्फेयर एंड वहां पे विराट कोहली कुड स्कोर ओनली 55 रन, 10 रन लेस देन हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट मैच में उन दोनों ने सेम स्कोर किया विच इज 50 एंड उसके बाद वाले मैच में थोड़ी प्लेइंग कंडीशंस डिफिकल्ट थी, सो हार्दिक पांड्या स्कोर 35 वेयर विराट कोहली स्कोर 45। अब ये स्कोर कार्ड हमारे पास अवेलेबल है और इसके ऊपर से हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से प्लेयर को सिलेक्ट करना है अपनी टीम में। स्टैटिस्टिक्स का यूज यहाँ पे होगा बिकॉज वी हैव नंबर्स। तो चलिए टोटल करते हैं। तो हार्दिक पांड्या का टोटल जो होगा दैट टोटल विल बी 250। विराट कोहली का टोटल करके देखते हैं, जिसका टोटल ज्यादा होगा उसको हम लोग टीम में ले लेंगे। सो लेट्स मेक द टोटल ऑफ विराट कोहली। अरे इसका टोटल भी 250 हुआ, दोनों का टोटल तो सेम हुआ। अब क्या करें? अच्छा, हमने सेंट्रल टेंडेंसी देखा था, उसमें मीन देखा था, एवरेज रन देख लेते हैं, किसके एवरेज रन ज्यादा है उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। सो लेट्स मेक दी एवरेज। अगर एवरेज कैलकुलेट करते हो तो इज 250 डिवाइड बाय 5 matches, that is n is 5, so 250 divided by 5 will give you 50, and same for Virat Kohli also, the average is 50। अरे अब इन दोनों का एवरेज भी सेम रहा, तो फिर कौन से बैट्समैन को सिलेक्ट करें? हमें ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कंसिस्टेंट हो, जो अगर मैच में उसको उतारते हैं तो हमें श्योरिटी है कि ये थोड़े बहुत अच्छे रन्स करके ही आएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत कम रन्स करके आएगा। और ये चीज अगर ध्यान में रखते हो तो देख के ही हमें पता चलता है कि विराट कोहली इज मोर कंसिस्टेंट कंपेयर टू हार्दिक पांड्या, बिकॉज हार्दिक पांड्या ने कुछ मैचेस में 20 रन भी किए हैं, जबकि विराट कोहली का लोवेस्ट स्कोर ही 40 रन है। जबकि कुछ मैचेस ऐसे भी है जहां पे हार्दिक पांड्या ने 80 रन किए, विच इज वेरी हाई स्कोर, बट विराट कोहली का हाई स्कोर 60 ही है। लेकिन अगर हम लोग विराट कोहली को अपनी टीम में लेते हैं तो हमें ये पता है कि बंदा कम से कम 40 रन करके आएगा, जबकि हार्दिक पांड्या का पता नहीं, शायद 20 में भी आउट हो जाए, तो विच इज नॉट हेल्पफुल फॉर द टीम। सो इन दिस केस व्हेन यू आर कंपेयरिंग हार्दिक पांड्या विद विराट कोहली, तो हमें ये लगता है कि विराट कोहली इज अ बेटर बैट्समैन। 5 मैचेस का स्कोर देखकर आपके इंस्टिंक्ट से आपने डिसाइड किया कि विराट कोहली इज अ बेटर बैट्समैन जिसका कंसिस्टेंसी ज्यादा है, हार्दिक पांड्या जिसका कंसिस्टेंसी थोड़ा कम लग रहा है हमें और थोड़ा रिस्की लग रहा है, जबकि विराट कोहली इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट जहां पे सेफली आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपने आराम से डिसाइड कर ली बिकॉज आपके सामने सिर्फ 5 मैचेस के स्कोर्स है। लेकिन व्हाट इफ यू हैव अ स्कोर ऑफ लास्ट 100 मैचेस और फिर कंपेयर करना है, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। वहां पे इंस्टिंक्ट काम नहीं लगेगा, वहां पे हमें ठोस कोई मेथड चाहिए जिससे कैलकुलेट करके हम लोग डिसाइड कर पाए कि विच प्लेयर इज अ बेटर प्लेयर। ठीक है, तो उसके लिए हमें काम लगता है डेविएशंस के मेथड, where we are going to see two deviation methods today. One is mean deviation and second is standard deviation. Let's first focus on what is mean deviation or how we can use mean deviation to help us to take a better decision। चलिए, तो ये दोनों स्कोर्स मैंने लिख दिए। दिस इज द स्कोर ऑफ हार्दिक पांड्या एंड दिस स्कोर इज विराट कोहली। ओ विकी विराट कोहली का स्कोर है और हार्दिक पांड्या का स्कोर है। अब याद करो, मैंने आप लोगों को मीन डेविएशन ऑलरेडी सिखा लिया है इसके पहले लेक्चर में, ठीक है। तो मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो पहले मीन फाइंड करते थे, जो हमने इसके पहले वाली स्लाइड में फाइंड कर लिया है ऑलरेडी। सो मीन इज 50 फॉर बोथ द प्लेयर्स। अब मीन डेविएशन फाइंड करना है, तो मीन डेविएशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? सो द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन is in
मॉड्यूलस सिग्मा इन मॉड्यूलस x माइनस x बार अपॉन n, दिस वाज द फॉर्मूला, ठीक है, एंड द सेम फॉर्मूला विल एप्लीकेबल फॉर विराट कोहली, विकी ऑल्सो। चलिए, तो अब हार्दिक पांड्या के लिए मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, तो यानी कि वो अपने मीन से, अपना जो मीन रन्स है उससे कितना दूर उसका स्कोर जा सकता है वो हम लोग वेरीफाई कर ले। सो मॉड्यूलस में x माइनस एक्स बार, अच्छा हमने मॉड्यूलस में क्यों डाला, क्योंकि अगर हम लोग मॉड्यूलस में ना डालते तो इसका टोटल जीरो ही आता, बिकॉज द डेविएशन फ्रॉम मीन का टोटल हमेशा जीरो होता है, इसीलिए हमने माइनस का साइन इग्नोर कर लिया ताकि हमें सही आंसर मिले जिसमें जीरो ना हो। चलिए तो देखते हैं, x which is 80 minus x bar which is 50, so the difference is 30, again 30, यहाँ पे एक्चुअली माइनस 30 होना चाहिए बट बिकॉज डेटा इज इन मॉड्यूलस सो आई एम राइटिंग 30, एंड 65 से डिफरेंस होगा 15, 0 and 15, and now we'll make total of this 60 and 90, so the total is 90। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन होगा 90 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 5, and so your not x bar but the mean deviation from x bar, mean deviation from x bar will be 18। so mean deviation हार्दिक पांड्या का आया 18। अब सेम चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं विराट कोहली के लिए, सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन is formula will be same x minus x bar upon n, और यहाँ पे हम लोग विराट कोहली के लिए कैलकुलेट करते हैं x minus x bar where his mean is 50 and so the difference between 60 and 50 will be 10, 10, 5, 0 and 5, और फिर इसका टोटल करते हैं तो टोटल will be 30। okay, so his mean deviation will be 30 divided by 5, and so the mean deviation from mean is 6। अब देखो दोनों का टोटल सेम था, दोनों का मीन सेम था, लेकिन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन दोनों का अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हार्दिक पांड्या जो है वो अपना एवरेज स्कोर जो है 50 उससे कितना दूर जाता है, एवरेज उसका डिस्टेंस जो है वो 18 रन्स का डिस्टेंस रहता है, जबकि विराट कोहली जो है वो अपना एवरेज स्कोर से सिर्फ 6 रन आगे पीछे जाता है। यानी कि इन एनी पर्टिकुलर मैच व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हार्दिक पांड्या, तो उसका एवरेज स्कोर अगर 50 है तो वो या तो 50 से 18 रन कम यानी कि 32 तक भी जा सकता है, या 18 रन ज्यादा यानी कि 68 रन तक स्कोर कर सकता है। लेकिन अगर विराट कोहली की बात करो तो विराट कोहली कम से कम 44 स्कोर करेगा, ज्यादा से ज्यादा 56 स्कोर करेगा, विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम हिज मीन। तो ये हम लोग तगाजा लगा सकते हैं कि भैया कौन सा बैट्समैन किस तरीके से परफॉर्म करेगा। In case of Hardik Pandya and Virat Kohli, if we want consistent batsmen, तो we will choose Virat Kohli because Virat Kohli कम से कम 40 runs 44 runs मारने का उसका probability है, जबकि हार्दिक पांड्या 32 तक भी नीचे जा सकता है based on his previous performances। लेकिन अगर हमें हार्ड हिटिंग बैट्समैन चाहिए, अगर हमारे पास ऑलरेडी अच्छे बैट्समैन है पहले 5 नंबर पे और 6 नंबर पे एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो बुरे वक्त में हमें टीम को, अगर वो खेलेगा तो टीम को जीता देगा, अगर नहीं खेलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा बैट्समैन चाहिए देन विल सिलेक्ट हार्दिक पांड्या वेयर ही कैन स्कोर 68। लेकिन विराट कोहली 56 से ज्यादा स्कोर नहीं कर सकता एज पर दिस कैलकुलेशन, and so we'll select Hardik Pandya in this case। so this is how you will use mean deviation। लेकिन mean deviation जो हमने कैलकुलेशन किया उस कैलकुलेशन में एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मीन से एक्चुअल नंबर्स का जो डिस्टेंस है उसमें से हमने माइनस साइन हटा दी। मैथमेटिकली माइनस साइन का भी एक इंपॉर्टेंस होता है and you cannot remove that माइनस साइन, और अगर रिमूव करना ही है तो लेट्स यूज अनदर वे, एक दूसरा तरीका है जिससे हम लोग ये माइनस साइन को हटा सकते हैं, एंड दैट इज मोर रिलायबल मेथड। मीन डेविएशन इज लेस रिलायबल बिकॉज माइनस साइन हटा दिया जाता है, और माइनस साइन हटा दिया जाता है तो उससे हमें सही रिजल्ट नहीं मिलता या सही रिजल्ट्स के साथ उतना मैच नहीं होता। तो व्हाट अदर ऑप्शन वी हैव, the other option we have is rather writing x minus x bar in modulus, what we can do is x minus x bar
का स्क्वायर कर लेते हैं। किसी भी चीज का स्क्वायर करो, वो चीज अगर नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो दिस इज अनदर वे जहां पे हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स है उसको हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं है, इट इज जस्ट x माइनस एक्स बार। तो 80 माइनस 50 विल बी 30 एंड 20 माइनस 50 विल गिव यू माइनस 30। 65 minus 50 will be 15. 50 minus 50 will be 0 and 35 minus 50 will give you minus 15 और इसीलिए इसका टोटल होगा 0। So this is simply x minus x bar and same way यहाँ पे भी मैं सिर्फ x minus x bar अगर कैलकुलेट करें तो 60 minus 50 is 10, 40 minus 50 is minus 10, 55 minus 5 50 is 5, 50 minus 50 is 0 and 45 minus 50 is minus 5। अभी मैंने क्या किया, मीन डेविएशन साइड पे रखते हैं। नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस सेकंड मेथड जहां पे हमें माइनस हटाने का एक और आसान तरीका मिल गया है। वो ये है कि डेटा को स्क्वायर कर लो। ठीक है, चलिए तो स्क्वायर करके कैलकुलेट करते हैं। 30 का स्क्वायर होगा 900 एंड माइनस 30 का स्क्वायर भी होगा 900। 15 का स्क्वायर होगा 225, 0 का स्क्वायर होगा 0 एंड माइनस 15 का स्क्वायर भी होगा 225 और इसका टोटल कितना हो रहा है 2250। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो है सिग्मा x माइनस एक्स बार उसको हम लोग n से डिवाइड कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे किया था। So basically sigma x minus x bar is 2250. So let me write 2250 divide by n. What is your number of observation will remain same which is 5. तो इसका आंसर आएगा 450। अब वही चीज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं विराट कोहली के लिए भी। So विराट कोहली के लिए भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे x minus x bar square. So 10 square is 100 minus 10 square को भी हम पॉजिटिव में ही लिख देंगे बिकॉज स्क्वायर कर रहे हैं। 5 स्क्वायर इज 25, 0 माइनस 5 का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा 25 और इसका टोटल करेंगे तो टोटल मिलेगा 250। चलो तो वही चीज यहाँ पे भी कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, आई फॉरगॉट टू राइट स्क्वायर हियर, डिवाइड बाय n which is 250 upon n is 5 and so the answer will be 50। लेकिन एक दिक्कत ये हो रही है कि हमने जब मीन डेविएशन कैलकुलेट किया था तो द अमाउंट वाज 18, यानी कि हम लोग ये बोल पा रहे थे कि भैया मीन से 18 रन प्लस माइनस। बट यहाँ पे हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि मीन से 450 रन प्लस माइनस हो सकता है, दैट इज नॉट वैलिड। तो इतना बड़ा फिगर क्यों आया? तो इसका रीजन ये है कि हमने यहाँ पे स्क्वायर किया था। तो स्क्वायर किया था तो ऑब्वियसली फिगर्स जो है वो स्क्वायर हो जाएगी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो ये पूरे अमाउंट को हम लोग रूट कर लेते हैं। सो लेट्स मेक रूट ऑफ दिस। तो अगर इसका रूट करते हैं 450 का रूट आएगा 21.21। इसी तरीके से 50 यहाँ पे विराट कोहली के लिए भी जो हमने कैलकुलेट किया है इसको भी हम लोग सारे अमाउंट्स को रूट कर लेंगे। ये 50 का रूट क्या होगा? इट विल बी 7.07 एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास विच इज मोर एक्यूरेट बिकॉज हमने मीन डेविएशन में बोला था कि जो हार्दिक पांड्या है वो लोएस्ट 32 तक जा सकता है बिकॉज रन्स वेर 18, बट यहाँ पे 21 मिला, यानी कि नाउ वी कैन से दैट हार्दिक पांड्या कैन गो अप टू 29.79 समथिंग और ऊपर कहां तक जा सकता है तो 71 पॉइंट समथिंग तक, जो उसके एक्चुअल लोएस्ट स्कोर एंड हाईएस्ट स्कोर के ज्यादा नजदीक अमाउंट हमें मिल रहा है। वही चीज विराट कोहली के लिए भी देख सकते हैं कि अब हम लोग बोल सकते हैं कि ही कैन गो अप टू 42.93 या फिर अपर साइड ही कैन गो टू 57.07 विच इज better than this amount because उसका highest score जो है which is near to this 57 and lowest score जो है which is near to this 42। तो ये जो मेथड है स्क्वायर करने वाला मेथड वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है बिकॉज यहाँ पे हम लोग कुछ इग्नोर नहीं कर रहे हैं। जो माइनस साइन था उसको हमने इग्नोर नहीं किया जो हमने मीन डेविएशन में किया था। यहाँ पे हमने उसको मैथमेटिकली अल्टर किया और उसका स्क्वायर करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स।
और ये जो हमने कैलकुलेशन किया है, ये जो फॉर्मूला हमें मिला है, दिस फॉर्मूला इज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आया द डिफरेंस बिटवीन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए, तो अब हम लोग फॉर्मूला वगैरह थोड़ा फॉर्मली देख लेते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? ओके, सो दिस इज फॉर्मल टेबल ऑन हाउ टू व्हाट आर द फॉर्मूलाज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें भी हम लोग तीन तरीके के डेटा देखेंगे। वन इज अनग्रुप डेटा, सेकंड इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड इज कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी। तो अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, जो फॉर्मूला अभी हमने देखा विराट कोहली एंड हार्दिक पांड्या के एग्जाम्पल में। लेकिन अगर हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी यानी कि xi के साथ fi भी दिया जाएगा, तो फॉर्मूला में एक चीज ऐड होगी विच इज दिस फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी एडिशनल आएगा, बाकी का फॉर्मूला सेम रहेगा। एंड थर्ड इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में भी वही चेंज है, सिर्फ fi ऐड हो रहा है, बाकी का फॉर्मूला सेम रहता है। मतलब कि इन दिस केस देयर आर ओनली टू फॉर्मूलाज, one is this formula and second is this formula, because discrete frequency and continuous frequency are same. So एक अनग्रुप डेटा का एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का अपने आप याद रह जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्मूला। अच्छा, ये हम बेसिकली देयर आर थ्री फॉर्मूलाज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच टाइप ऑफ डेटा। तो अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 3। और ये तीनों फॉर्मूला में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर सेम ही आएगा। सेम वे फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी आल्सो वी हैव थ्री फॉर्मूला 1, 2 एंड 3, और तीनों से आंसर आपका सेम आएगा। सेम फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, तीन फॉर्मूला और तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो, यू विल गेट द करेक्ट आंसर, सेम आंसर्स। चलिए सेकंड फॉर्मूला देखते हैं फॉर ऑन ग्रुप डेटा। द फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर, और उसको पूरा रूट में डालने का। अब अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी देखते हैं, तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में एडिशन क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी, दिस इज एडिशन। एंड सेम वे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में भी फ्रीक्वेंसी ही एडिशन हो रहा है। सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे भी सेम है। लास्ट फॉर्मूला देखते हैं विच इज इनडायरेक्ट मेथड फॉर्मूला, जिसमें डी हम लोग फाइंड करते थे मीन में, वही उसी टाइप का फॉर्मूला यहाँ पे भी है, जहां पे आपको xi की जगह पे फाइंड करना है di। सो इफ यू कंपेयर दिस टू फॉर्मूला, तो यहाँ पे xi है, जबकि यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं di, एंड di का फॉर्मूला भी विल रिमेन सेम विच इज xi माइनस a। सो सिग्मा di स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा di अपॉन n द होल स्क्वायर, और पूरा रूट में डालने का फॉर डेटा। फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी व्हाट इज द चेंज कंपेयर टू प्रीवियस फॉर्मूला? तो प्रीवियस फॉर्मूला में x यूज किया था, यहाँ पे d यूज हो रहा है, दैट्स इट, नो अदर चेंजेस। सो फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी द फॉर्मूला इज सिग्मा fi di स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fi di अपॉन n द होल स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये जो स्क्वायर किया है, ये स्क्वायर सिर्फ di का स्क्वायर है, ये fi का स्क्वायर नहीं है। यानी कि जब आप ये कैलकुलेट कर रहे हो सिग्मा fi di स्क्वायर, तो कैलकुलेशन कैसे होगा? इट इज fi इंटू di इंटू di, यानी कि स्क्वायर सिर्फ di का हो रहा है और fi सिर्फ एक ही बार आ रहा है, एंड दैट इज हाउ वी विल कैलकुलेट सिग्मा fi di स्क्वायर अपॉन n। And for continuous frequency also sigma fi di square upon n minus sigma fi di upon n the whole square, यानी कि फॉर्मूला सेम एज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, लेकिन बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, तो एक चीज इसमें ऐड होगा जो हम लोगों ने मीन में भी ऐड किया था। कौन सी चीज? इनटू सी। यस, एक एडिशनल चीज c वो आएगा और सिर्फ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में आएगा। ठीक है, तो याद रखना कि पूरे टेबल में 9 फॉर्मूला है, और 9 फॉर्मूला में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जिसमें इनटू सी आता है। दैट फॉर्मूला इज इनडायरेक्ट मेथड फॉर्मूला, यानी कि डी वाला फॉर्मूला है, उसमें ही सिर्फ इनटू सी आएगा। और एक और चीज याद रखो, ये जो 9 फॉर्मूला है, सारे 9 फॉर्मूला में हमने रूट किया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई भी फॉर्मूला होगा उसमें रूट आएगा ही आएगा। अगर आप रूट निकाल लेते हो तो क्या होगा? So if you remove the root, it will become a formula of variance. So basically variance is standard deviation square, या तो फिर इस पूरे
फॉर्मूला में अगर आप इसका स्क्वायर कर लेते हो तो ये रूट निकल जाएगा एंड दैट विल बिकम योर वेरिएंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये याद रखना कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो है दैट इज योर वेरिएंस। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस बोथ आर एब्सोल्यूट मेजर, दोनों के पीछे यूनिट लगेगा। इट इज वेरिएंस इज नॉट relative measure, variance is absolute measure. So what is the relative measure of standard deviation? Standard deviation का कोई relative measure नहीं है। जो relative measure हमारे पास है वो variance का relative measure है। याद रखना, the relative measure is the relative measure of variance। हालांकि उसको भी लिखा जाएगा कि write the variance relative measure of standard deviation, but that will be same, which is coefficient of variance. So CV coefficient of variance, this is coefficient of variance जिसका आंसर ऑलवेज परसेंटेज में आएगा, दैट इज रिलेटिव मेजर ऑफ वेरिएंस या फिर रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल सकते हो। द फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन विच इज x बार इंटू 100। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ CV। और जब आप CV फाइंड करते हो तो CV के बाद जब दो डेटा दिया जाएगा, जैसे कि अभी हमने हार्दिक पांड्या एंड विराट कोहली का देखा, तो इस तरीके से अगर दो डेटा दिया जाता है जहां पे कंपैरिजन होती है तो इन दैट केस दे विल आस्क यू टू टेक द डिसीजन एंड दिस इज डिसीजन मेकिंग टेबल। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस टेबल, यू नीड टू रिमेंबर द वर्ड्स व्हिच वी हैव रिटन इन दिस डिसीजन कॉलम। ठीक है, चलिए देखते हैं तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा। सो व्हेन यू हैव सीवी ऑफ टू डेटा सेट, तो जिसका सीवी ज्यादा है विच इज हैविंग हायर रिस्क, ये बेसिक चीज ध्यान में रख दो कि कौन सा ज्यादा रिस्की है, तो जिसका सीवी ज्यादा है वो ज्यादा रिस्की है, उसका वेरिएबिलिटी ज्यादा है या उसका फ्लक्चुएशन ज्यादा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि ये हार्दिक पांड्या वाले केस में हमने देखा था कि हार्दिक पांड्या का फ्लक्चुएशन, उसका जो मीन है उससे उसका फ्लक्चुएशन कितना ज्यादा है, जबकि विराट कोहली का फ्लक्चुएशन काफी कम है। तो जिसका सीवी ज्यादा होगा इस केस में ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या का सीवी विल बी हायर एंड विराट कोहली सीवी विल बी लोअर एंड सो वी कैन से दैट विराट कोहली इज लेस रिस्की or more reliable, where Hardik Pandya is more risky or we can say less reliable। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन CV, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। वापस एक बार ये टेबल देख लेते हैं डिसीजन मेकिंग का। सो हायर द CV, हायर विल बी द वेरिएबिलिटी, हायर विल बी द फ्लक्चुएशन एंड हायर विल बी द रिस्क व्हिच हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन CV एंड द रिस्क। जितना CV हायर उतना रिस्क भी हायर। Where lower the CV, reliability will be higher, stability will be higher, consistency will be higher, uniformity will be higher। यानी कि lower the CV तो बाकी सारी चीजें higher है and that's why it has indirect relationship। तो ये याद रखना, this is how you will take the decision। Last thing, note, this note is important कि standard deviation of a single observation will always be zero। यानी कि मान लो कि आपको इस तरीके का डेटा दिया है where xi is 3, बस एक ही नंबर है xi में और बोला है find the standard deviation, तो इसका standard deviation आएगा हमेशा 0। तो ये एक चीज याद रखना बिकॉज इसके ऊपर एक एग्जाम्पल आ रहा है आगे। ठीक है, सो फॉर टुडे दैट्स इट। आगे के एग्जाम्पल वगैरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। Let's see the homework given in the last lecture. Example number 15. Example number 18. Bye everyone. कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करने के लिए आपको तीन स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट कंबाइंड मीन, जो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में हमने देखा था कंबाइंड मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन, x बार c स्टैंड्स फॉर कंबाइंड, इक्वल्स टू n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 upon n1 plus n2। यानी कि फर्स्ट
ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, इन दोनों को यूज किया है और हमने n1 x बार 1 फॉर फर्स्ट ग्रुप, n2 x बार 2 फॉर सेकेंड ग्रुप करके कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लिखा है। इसी तरीके से अगर आपके पास तीन ग्रुप है तो फिर n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 होगा। तो जितने भी ग्रुप्स है उतना n x बार ऐड होता जाएगा। So this is the formula for combined mean. Second step is to find d1 square and d2 square. Now understand how can you calculate d1 and d2 square. अच्छा ये चीज मत भूलना कि ये स्क्वायर हो रहा है और स्क्वायर जो हो रहा है वो हमारे बेनिफिट में है। कैसे बेनिफिट में देखते हैं। फर्स्ट सी द फॉर्मूला ऑफ d1 स्क्वायर। तो d1 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, इट इज x बार 1 माइनस कंबाइंड मीन। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप का मीन माइनस कंबाइंड मीन, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको स्क्वायर करना है। इसको आप कंबाइंड मीन माइनस एक्स बार मीन भी लिख सकते हो। फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो इसमें से एक अमाउंट पॉजिटिव होता तो दूसरा नेगेटिव होता, लेकिन बिकॉज स्क्वायर हो रहा है तो हमारा आंसर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो अल्टीमेटली स्क्वायर होके वो चीज पॉजिटिव ही होने वाली है। वैसे ही d2 स्क्वायर तो x बार 2 माइनस x बार c दैट इज कंबाइंड मीन, इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे, या तो कंबाइंड मीन में से x बार 2 माइनस करो और उसका स्क्वायर करो, वन इज द सेम बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस भी होगा तो आंसर पॉजिटिव हो ही जाने वाला है। एंड थर्ड स्टेप इज टू कैलकुलेट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखो, बट बिफोर आई टेक यू टू द फॉर्मूला लेट मी गिव यू द वे टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपको कंबाइंड मीन का फॉर्मूला याद है तो बहुत इजी हो जाएगा। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसी फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, इट इज n1, उसके बाद हमने लिखा है x बार 1, x बार 1 की जगह पे हमें लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। तो ये था x बार 1 जिसको हमने रिप्लेस किया इस चीज से, प्लस n2 और फिर x बार 2 की जगह पे हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। आई नो इट इज गोइंग आउट ऑफ द स्क्रीन बट आई एज्यूम दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। डिवाइड बाय n1 प्लस n2 जो हमने यहाँ पे यूज किया था वही चीज हम लोग यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, और ये पूरे नंबर को हम लोग रूट में डाल देंगे बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई भी फॉर्मूला बिना रूट के पॉसिबल नहीं हो सकता और इसीलिए इस पूरे को रूट में डालना है। सो बेसिकली ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर एंड प्लस d1 स्क्वायर, इसकी जगह पे हमने कंबाइंड मीन में x बार 1 लिखा था और इसकी जगह पे हमने x बार 2 लिखा था। तो x बार 1 x बार 2 को हमें रिप्लेस करना है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर एंड x बार 2 को रिप्लेस करना है स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। बाकी का फॉर्मूला सेम रहेगा और एक रूट ऐड करना है। सो दैट सेड दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन।